बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने रियल नंबर लाइन, फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ और उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज़, इन चीज़ों को स्टडी किया और इनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए फॉर अ प्रैक्टिस कि किस तरह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 2 which consists on functions and their graphs. This chapter is very important not only for paper point of view but also in higher classes के फंक्शंस और उसका ग्राफ, इसको हम किस तरह डील करते हैं, ये बेटा आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ बच्चों आपको कि इस चैप्टर का, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन: द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन is one of the most important in mathematics. In the real world, it's very common that one quantity depends on another quantity. For example, if you work at a superstore, your pay package depends on the number of hours you work. The amount of electricity bill you receive will depend on the number of units you consumed. In this chapter, we will cover various aspects of functions and their graphs. तो बेटा वो सिंपली यहाँ पे यही बात कर रहा है हमारे से कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे उसने अभी बात बोली कि एक आप सुपर स्टोर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पे है आपकी, इसको पी से डिनोट करते हैं। से मैं अपनी तरफ से फंक्शन ले रहा हूँ 2t+1 + 70 करिए। मतलब आपको 70 रुपीज़ डे के मिलने ही मिलने हैं। अब उसमें ऐड होगा कि अगर आप 1 घंटा काम करते हो, टाइम लिखना है आपने आवर्स में, टाइम्स इन आवर्स में हमने डिफाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे टी की जगह पे 1 लगाता हूँ, मतलब 1 घंटा काम करता हूँ, तो 72 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। एक मेरी पे जो है वो 1 घंटे के लिए मुझे 72 रुपीज़ मिलेंगे। अगर मैं टी की जगह पे 2 डालता हूँ, मतलब 2 आवर्स में काम करता हूँ, तो 70 मिलने ही मिलने थे। 70 के अंदर 2 2 ज़ा 4, तो 74 रुपीज़ मिलेंगे। अगर मैं 3 डालता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे टी की जगह पे 3 2 ज़ा 6, मतलब टी 3 घंटे काम किया तो 6 + 70, तो 76 रुपीज़ मिलेंगे। तो मतलब कहने का कि टाइम जो है, जो मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे स्टोर के ऊपर, वो इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है कि टी मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का कि मैं यहाँ पे जितने घंटे काम करूँगा उसी रिस्पेक्ट मुझे पे मिलेगी। मतलब ये पी जो है मेरे पास, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, के टाइम मैं अगर 5 घंटे काम करता हूँ, 5 2 बार 10 और 72 + 10, तो 80 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फंक्शंस बनते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो भी इसी तरह ही है। एनी हो, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैथ्स के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 सेट चाहिए, एक्स एंड वाई बी 2 गिवन सेट्स। और साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर लें, ठीक है, ठीक है, कि 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। यहाँ पे उसने नॉन एम्प्टी नहीं लिखा हुआ, आपको लिख लेना चाहिए कि एक्स एंड वाई बी 2 गिवन सेट्स। यहाँ पे लिख लें आप 2
गिवन नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ओके। मीन के मेरे पास x और y जो है ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। अब फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन y। मतलब वो बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल से मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ये एक x है, ये मेरे पास एक y है, ठीक है। यहाँ पे f की अटैचमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ, ठीक है। मतलब f जब ऑपरेट होता है 1 के ऊपर, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा कि जो दो नॉन एम्प्टी सेट है x और y, ये दो कैपिटल सेट्स हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैपिटल X है ये एक सेट है, उसके एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3। जर्नली हम उसके एलिमेंट्स को स्मॉल x से ज़ाहिर करते हैं। मतलब ये जो मैंने 1 2 3 लिखे हैं, इसको अगर आम जनरल बात करें तो ये स्मॉल x से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल x से डिनोट करेंगे, ठीक है, इन सारों को। और इसी तरह y के एलिमेंट्स हैं, मैं कहता हूँ A B C, उनको जनरली हम जो है वो स्मॉल y से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात बता दूं कि नॉर्मली बेटा ये x और y सेट्स हैं। नॉर्मली इससे पहले आप सेट को इस तरह डिफाइन करते थे, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखते थे 1 2 3, ये x सेट हो गया। इसी तरह से y सेट आप लिखते थे A B और C, ठीक है। लेकिन फंक्शन में इस तरह लिखते हैं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बन जाए, आपको समझ आ जाए। बेटा वो ये कह रहा है कि फंक्शन किसको बोलते हैं कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं x और y, और f जब ऑपरेट होता है इस x के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, जितने भी एलिमेंट, ईच एलिमेंट कि f ऑपरेट होगा इस x के ईच एलिमेंट के ऊपर, जिसे उसने जनरल स्मॉल x कहा हुआ है, तो देन वहां से एग्जैक्टली वन एलिमेंट आंसर आएगा y से, ठीक है। मतलब जब f से मैं कहता हूँ ऑपरेट होता है 1 के ऊपर, तो मैं कहता हूँ f जब ऑपरेट हुआ 1 के ऊपर तो आंसर वहां से मैं कहता हूँ b आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ f जब ऑपरेट हुआ 2 के ऊपर, तो वहां से, क्योंकि हर एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होना है ना, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे से मैंने कह दिया सी आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ एफ अगर ऑपरेट होता है 3 के ऊपर, तो वहां से आंसर ए आ गया, ठीक है। समझ आ गई ना बात की कि एफ ऑपरेट हो रहा है हर एलिमेंट के ऊपर, ये ईच एलिमेंट, ये बेटा ज़हन में बात रखनी है कि एफ ईच एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो जनरली मैं कह सकता हूँ कि एफ जब ऑपरेट होता है एक्स के ऊपर, जैसे इसके एलिमेंट्स को मैंने सारे एलिमेंट्स को जनरली बात करें तो स्मॉल एक्स का नाम देते हैं, तो एफ जब ऑपरेट होगा स्मॉल एक्स के ऊपर, कोई भी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा, मतलब जनरली लिख रहा हूँ एक्स पे, तो वहां से आंसर जनरली हमारे पास क्या आएगा वाई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को वाई डिनोट कर रहा है, ठीक है, स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन जाएगा। और इसके बाद एक और बात बता दूं बच्चों, अगर मैं 4 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वो भी सेट एक्स के अंदर मौजूद है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अगर एफ ऑपरेट 4 पे नहीं होता, मतलब ये ऐसे एग्जांपल लिखी हुई है आपके सामने, अभी पहले मैंने बात क्लियर कर दी आपको। अब अगर 4 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया सेट के अंदर एक्स के अंदर, तो ऐसे मतलब हमारे पास सेट मौजूद है, कहा जाता है क्या एफ फंक्शन है, तो मैं कहूंगा एफ फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है कि ईच एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होना चाहिए, किसके, एक्स के एलिमेंट के ऊपर। तो एफ यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है, चौथे एलिमेंट पे ऑपरेट ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो एफ जब तक एक्स के सारे एलिमेंट्स पे ऑपरेट नहीं होगा उस वक्त तक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ ये बात दुरुस्त है कि अगर यहाँ पे मैं डी लिखता हूं, मतलब एफ जब 4 पे ऑपरेट हुआ तो वहां से आंसर उसने दे दिया सी, ठीक है। लेकिन अब डी जो y का एलिमेंट है इधर से खाली आ गया, मतलब एक एम्प्टी रह गया। अगर इस सिचुएशन में एग्जांपल हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे y में कोई एलिमेंट खाली रह जाए, तो तब बेटा हमारे पास फंक्शन होता है। पहली इस केस में जो है जिसमें मैंने बोला कि ईच एलिमेंट पे होना चाहिए, तो वहां पे अगर नहीं है तो एक एम्प्टी है एलिमेंट, मतलब जैसे 4 एलिमेंट है उस पर कुछ नहीं अटैच हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर y में से हमारे पास कोई एलिमेंट रह जाता है
तो उसको बच्चों हम जो है वो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मजीद मैं बता रहा हूँ बच्चों कि जिनके साथ अटैचमेंट हो जाती है एफ जब ऑपरेट हुआ 1 के ऊपर तो बी आ गया, एफ जब ऑपरेट हुआ 2 के ऊपर तो सी आ गया, जब एफ ऑपरेट हुआ 3 के ऊपर तो ए आ गया, एफ जब ऑपरेट हुआ 4 के ऊपर तो फिर आंसर सी आ गया, ठीक है। तो बच्चों जिनके साथ तो अटैचमेंट हो जाती है उसको हम बोलते हैं रेंज। मतलब ये जो मैंने बोला है यहाँ पे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो ए बी और सी इनके साथ अटैचमेंट हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे ये रेंज है। ये क्या है? रेंज है ऑफ एफ, ठीक है। और ये जो एक्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो हमारे पास डोमेन है, डोमेन है एफ की, ठीक है। लेकिन जिनके साथ अटैचमेंट होती है वो रेंज है। अब अटैचमेंट के अलावा जो पूरा वैसे सेट होता है वाई का, ठीक है बच्चों, वो हमारे पास जो है वो को डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? को डोमेन कहलाएगा, को डोमेन। ये बेटा मैंने टर्मिनोलॉजी बताई, ये दोनों जेन में होनी चाहिए। को डोमेन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टोटल सेट जो होगा ना सेट वाई में वो को डोमेन होगा, लेकिन जिसके साथ अटैचमेंट होगी एफ जब ऑपरेट होगा 1 के ऊपर, मतलब जिसके साथ अटैचमेंट होगी तो वो हमारे पास रेंज होगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टली कह सकता हूं कि रेंज जो होती है ना, रेंज किसी भी फंक्शन की वो सबसेट होती है को डोमेन्स की, ठीक है। क्योंकि को डोमेन तो सारा सेट होता है ना वाई का, ठीक है। तो वो बड़ा होगा सेट और रेंज वाला छोटा सेट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये सब सेट की अलामत है, लेकिन ये नीचे लाइन लगाने का मकसद ये है कि मतलब इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 4 सी की बजाय अटैच होने के डी से अटैच हो जाए, ठीक है। तो उस सूरत में फिर इक्वल हो जाएगा, मतलब उस सूरत में हमारे पास रेंज के सारे एलिमेंट सेट कोड डोमेन के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो वही बात हुई है, द सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, द सेट ऑफ corresponding elements of y is called the range of f। मतलब corresponding element मतलब यही हो गया ना कि f जब ऑपरेट हुआ 1 के corresponding क्या बना b, 2 के corresponding क्या बना c, 3 के corresponding क्या बना a, 4 के corresponding क्या बना c। तो इनके corresponding elements जो होंगे वो a b c ये क्या कहलाएंगे? वो बच्चों हमारे पास रेंज कहलाएंगी, ठीक है। इन सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कि एफ सच दैट एक्स गोज टू वाई। सिंबॉलिकली बेटा जब कभी कहा जाए फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करना है तो आप बोलोगे एफ सच दैट एक्स गोज टू वाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बच्चों ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, जो मैंने एग्जांपल समझाई वो भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोड डोमेन के बारे में बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बता दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी है बेटा, वो नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और वाई, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं बताया हुआ, यहाँ पे सिंपली बताया हुआ है, तो आपने नॉन एम्प्टी का वर्ड ऐड कर लेना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या बात करता है वो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, उसने वही बात की हुई है, वही अंडरस्टैंड द डेफिनेशन यूजिंग रो एरो डायग्राम, ठीक है। अब वही बातें की हुई हैं कि इसने सेट एक्स के एलिमेंट्स, सेट एक्स लिख लिया, सेट वाई लिख लिया, और एफ ऑपरेट हो रहा है इसके एलिमेंट्स के ऊपर, एक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब एफ ऑपरेट हुआ 1 के ऊपर तो वहां से उसका इमेज आया ए, ठीक है। बेटा देखिए ना, जब एफ ऑपरेट होगा 2 के ऊपर तो वहां से इमेज आया सी, एफ ऑपरेट हुआ 3 के ऊपर तो इमेज आया बी, एफ ऑपरेट हुआ 4 के ऊपर तो इमेज आया बी। अच्छा बेटो अब इन दोनों का इमेज सेम क्या पॉसिबल होता है फंक्शन के अंदर? तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको बात जरा क्लैरिटी हो जाए। बेटा देखो ये जस्ट लाइक वैसे ही एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि सूरज जब हमारे ऊपर पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट सुन रहा है वीडियो, तो उसके ऊपर जब सूरज पड़ेगा, ठीक है, तो उसका शेडो बनेगा, बनेगा, ठीक है। अब जो बच्चों आपका शेडो बनेगा वो कितने शेडो होंगे? एक शेडो होगा या दो शेडो होंगे? हर स्टूडेंट के रिस्पॉन्डिंग एक शेडो बनेगा। मतलब फर्ज करो स्टूडेंट 1 है तो उसके रिस्पॉन्डिंग एक शेडो बनेगा, वो ए होगा। स्टूडेंट 2 है, इसके रिस्पॉन्डिंग एक शेडो बनेगा, वो सी बन गया। स्टूडेंट 3 है, उसके रिस्पॉन्डिंग एक शेडो बनेगा, वो बी है। स्टूडेंट 4 है, उसके रिस्पॉन्डिंग एक शेडो बनेगा, वो मतलब बी है, ठीक है। तो मतलब इसकी शेडो भी कह सकते हो या इमेज भी कह सकते हो, वो इमेज उसका ये बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इन 3 और 4 का शेडो क्यों सेम बना है? बेटा पॉसिबिलिटी है कि जो 3 स्टूडेंट था और 4 स्टूडेंट था वो दोनों भाई हों, ठीक है, ये दोनों वो बहनें हों,
ठीक है, जिनके बाल भी एक जैसे हैं, हाइट भी एक जैसी है, ठीक है, कपड़े भी उन्होंने एक जैसे पहने हुए हैं, तो सारी बात है अगर उनका सारा कुछ एक जैसा है, एक दूसरे से मिलता है, ट्विन है ब्रदर या ट्विन सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उनके इमेज भी एक जैसे होंगे ना, मतलब लहदा बात है दो डिफरेंट इमेज बनेंगे, ठीक है, A3 का इमेज लहदा बनेगा, वो B बनेगा, 4 का इमेज भी B बनेगा, लेकिन वो होंगे एक जैसे, इस वजह से हमने उसको अटैचमेंट इसी के साथ कर दी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये फंक्शन होता है, समझ आ गई बात की। तो हम कह सकते हैं एफ सच डेट एफ ऑपरेट हो रहा है एक्स पे, एफ ऑपरेट हो रहा है एक्स पे, वहां से आंसर आ रहा है वाई में, इज अ फंक्शन एवरी एलिमेंट इन एक्स, मतलब सारे एलिमेंट जो एक्स के हैं वो अटैच हो रहे हैं विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन वाई, मतलब हर एलिमेंट का एग्जैक्टली इमेज वन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 का भी बी बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे, अब ये एग्जांपल है, अब चेक करने बतानी है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो बेटा देखो, अब वन, एक फर्ज करो अली है स्टूडेंट, ठीक है ना, अब देखना है कि अली का इमेज एक तरफ ए भी बन रहा है, एक तरफ सी भी बन रहा है, कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि अली के ऊपर जब शेडो पड़ेगा तो उसके दो इमेज बनते हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो जिन नहीं होगा फिर जिसके दो इमेज बनेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि बच्चों हमारे पास एक ही इमेज बनेगा, तो जिससे मैंने यहां बताया, यहां पे जो दो स्टूडेंट्स के इमेज एक बना, वो क्यों बना, बेसिकली 3 का इमेज भी बी था लहदा से, 4 का इमेज भी लहदा से बी था, अब दोनों का इमेज एक जैसा ही है, और आपको पता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स हमेशा एक ही लिखते हैं, दो टू टाइम्स एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। अगर मैं फर्ज को ऐसे लिख देता हूँ, मतलब बी दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो मैं 4 को अटैच कर दिया बी के साथ, 3 को अटैच कर दिया बी के साथ, तो सेट के अंदर रिपीट एलिमेंट नहीं आता, ठीक है, इस वजह से हम ये बी नहीं लिखते, एक टाइम ही लिखते हैं बी, और उसके साथ ही अटैचमेंट 3 और 4 की करवा देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक का इमेज ए और सी नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे वी सी दैट, यहाँ पे अब एफ की वजह से जी नाम दे दिया कि जी ऑपरेट हो रहा है एक्स के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, वहां से आंसर देगा वाई का, इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट वन इन एक्स इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ए एंड सी इन वाई, ठीक है, कि वो दो एलिमेंट्स दे रहा है, ए और सी दे रहा है वाई के अंदर, और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट आना चाहिए वाई के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट आ गए वाई के अंदर, एक एलिमेंट का इमेज डबल बन गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो है वो फंक्शन ही नहीं है एनी हो। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शन की बेसिक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बच्चों जो यहाँ पे बताया हुआ उसने, वो कहता है कि एक फंक्शन लिखा हुआ है उसने y इज इक्वल टू एफ एक्स जनरल, ठीक है, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल डोमेन की और रेंज की, ठीक है, मैं आपको जनरल आपको एग्जांपल देता हूँ फिर बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें सारी जो बातें लिखी हुई हैं बच्चों वो यही बात लिखी हुई है, जो जो भी कहानी लिखी हुई है, यहाँ पे उसने फंक्शन दिया हुआ है, मैं एक फंक्शन देखता हूँ जो उसने दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जर्नल, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी कहानी मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद स्टडी कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उसने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन था इसकी पूछी है उसने हमसे कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ठीक है। अब लेकिन वो साथ ये भी बता रहा है कि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हुई राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो, मतलब मुझे सिंपली पेपर में सवाल आ जाता है जी बताएं y इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट देखें, से मुझे कहा जाता है जी आप बताएं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो बच्चों सबसे पहली चीज हमें जो नोट करनी है वो ये है कि जब भी डोमेन रेंज बतानी हो ना बेटा, आपको ऐसे ना एक टेबल ड्रॉ करना है, हर बंदे की वर्किंग करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, बुक पे डिफरेंट स्टाइल से उसने वर्किंग की हुई है, लेकिन वो भी ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वो अपने अंदाज से बताऊंगा, आप जिसको मर्जी फॉलो कर लो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जर्नल आप सभी पे इजीली अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। अब आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों आप लिखते हो सबसे पहले x इज इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट है मतलब ये डिपेंड नहीं करता, और y डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। अब क्या हो रहा है बच्चों, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि सबसे पहले x की जगह पे जीरो पुट किया, क्योंकि x की जगह पे खुद से कुछ भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, मैंने x की जगह पे जीरो पुट किया, ठीक है, तो y का आंसर क्या आएगा,
0, ठीक है। मतलब x खुद से कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे ऊपर वाले में तो वहां से नीचे वाला आंसर आ जाएगा इसमें पुट करके। अब से मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y का आंसर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। वैसे x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो वहां से y का आंसर क्या आ जाएगा, 4। x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो वहां से आंसर क्या आ जाएगा, 9। x की जगह पे मैं 4 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 16। मतलब जैसा मैं नंबर पुट करूं x की जगह पे वहां से उसी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर आता जा रहा है y में, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ -1 पुट करता हूँ इस x के अंदर तो -1 का स्केयर 1 ही होगा। से मैं कहता हूँ -2 पुट करता हूँ x के अंदर तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है तो 2 का स्केयर 4। मैं -3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव और 3 का स्केयर 9, ठीक है। अगर मैं -4 पुट करता हूँ, ठीक है, तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव और ये 16 आ गया। मतलब इसी तरह ये बेटा आगे मूव करता जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक और ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। ओके, मतलब मेरे पास ये इधर से ऐसे मूव करता जा रहा है, मतलब मैं ऐसे पुट करता जा रहा हूँ, मेरे पास एलिमेंट आता जा रहा है। बेटा सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। मतलब अब इसकी मैं डोमेन अब क्या बता सकता हूँ, अब मैं डोमेन बताऊंगा इसकी इस फंक्शन की, ठीक है। डोमेन डोमेन ऑफ ये फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू, अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डोमेन है, मतलब कोई भी एलिमेंट पुट करें तो आंसर आता जाएगा। एंड रेंज ऑफ एफ स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, अब देखना है कि आंसर किस कैटेगरी के आ रहे हैं। बेटा आंसर देखते हैं हम कि 0 से शुरू हो रहे हैं, आगे 1 4 9 16 सेम आंसर आ रहे हैं, पीछे भी वही, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 0 से बड़े, ठीक है, 0 से 0 शामिल है और ये अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बढ़ते जाएंगे ना, 16 के बाद हो सकता है जब वो जब 5 पुट करें 25 आ जाएगा कुछ भी, ठीक है ना। जरूरी नहीं बच्चों, मैंने ये आपकी आसानी के लिए 0 के बाद 1 पुट किया है, आप चाहो तो 0.5 पुट कर लो तो वहां से एक छोटा आंसर आ जाएगा। आप 0.1 पुट कर लो उसके बाद छोटा आंसर आ जाएगा, 0.2 पुट कर लो आंसर कुछ और आ जाएगा, 0.4 पुट कर लो आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस तरह ये आंसर डिफरेंट आते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह बता सकते हैं कि ये डोमेन आ गई और रेंज आ गई, ठीक है। तो अब बच्चों मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, अच्छा ये हमारे पास मैंने जनरल बात की थी, ठीक है, बुक वाले ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने जनरल बता दिया कि कैसे आपने डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस को डील करना है, तो उसको आपने इस तरह देखना है, ठीक है। अच्छा सेकेंडली बच्चों अब किस जगह पे हमने डोमेन और रेंज में सोचना है। बच्चों जब कभी हमारे पास आंसर रेंज में रेंज में हमारे पास आंसर किस तरह आ जाए, जजर के अंदर माइनस आ जाए कुछ भी, ठीक है, जैसे -5 आ जाए या -6 आ जाए, -1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। मतलब जजर के अंदर माइनस आ जाए रेंज के अंदर, ठीक है, या फिर आयोटा आ जाए, ठीक है। दो सूरतें बताइए कि जजर के अंदर माइनस आ जाए और रेंज में या फिर आयोटा आ जाए, ठीक है। तो उस सूरत में बच्चों हम जिस वैल्यू से आयोटा आ रहा है या जिस वैल्यू से जजर के अंदर माइनस आ रहा है उस वैल्यू को डोमेन से निकाल देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं अगर 1 पुट किया इस फंक्शन में, आता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आगे जाके क्वेश्चन में स्पेसिफिक आ जाएगा, समझ आ जाएगी आपको। से मैं कहता हूं पुट किया तो मेरे पास आंसर यहाँ पे -1 का जजर आ गया, आता नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से जब मैंने 0 पुट किया तो वहां से आंसर मेरे पास अयोटा आ गया, ठीक है। अयोटा यहाँ पे 2 लिख लो चलो, ठीक है, अयोटा आ गया। इसी तरह जब पुट किया तो यहाँ पे -1 तो तब भी -2 आ गया, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ से फिर अब ये जो हमारे पास आंसर आ गए हैं -2 जजर के अंदर आ गया या अयोटा आ गया या -2 जजर के अंदर अयोटा आ गया, ठीक है। तो उस सूरत में बच्चों हम क्या करेंगे, उसकी डोमेन को काट देंगे, मतलब इतनी डोमेन को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो उस सूरत में मैं डोमेन फिर क्या लिखूंगा इसकी, उस सूरत में स्टूडेंट्स मैं डोमेन जो लिखूंगा फिर वो ये नहीं लिखूंगा बल्कि मैं लिखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके ये डोमेन जा रही है 2 तक, ठीक है। और उसके बाद यूनियन फिर मैं लिखूंगा ये 2 से लेके
सॉरी मैंने गलत बोल दिया, देखो -1 से फर्ज करो ये आ रहा है ना, तो मैं लिखूंगा -1 तक, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ -1 से ही ये आ रही है, इससे नीचे नहीं आ रही, तो इसको ओपन कर दिया। इसी तरह मैं 1 से कहता हूँ, ठीक है, इधर से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, तो इस तरह ये बन जाएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कोमा -1 के ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास ये डोमेन आ जाएगी, और उसी के रिस्पेक्ट रेंज आ जाएगी। अब रेंज का आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, 4 9, तो फिर मैं रेंज लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं ये नहीं लिखूंगा, लिखूंगा 4 से लेके वो प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे रेंज आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह हमने चीज़ों को डील करना है। सिर्फ हमने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जजर के अंदर माइनस आ जाए या फिर अयोटा लैदा से आ जाए, तो उस सूरत में आपने किस में आए, रेंज में आए, ठीक है, डोमेन पुट करने से। तो वहां से बच्चों आपने डोमेन भी खत्म कर देनी है और जो आंसर आ रहे हैं उनको भी गायब कर देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये टॉपिक यहाँ से समझ आ गया होगा। जो बुक में एग्जाम्पल लिखी है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आप उस हिसाब से करोगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड करिस्पॉन्डिंग रेंजेस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो पहला उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आपने बच्चों क्या करना है, आपने वही मेथड आपको जो मैंने बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले वही ड्रॉ करना है ऐसे टेबल, ठीक है, और उसमें लिखोगे आप ऐसे लाइन लगा के, या लिखोगे आप x, यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। अब बच्चों आप सबसे पहले पुट करोगे यहाँ पे, अब फंक्शन हमारे पास पहला सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अब उसमें पहले आप पुट करोगे x की जगह पे 0, तो y की जगह पे आंसर क्या आ गया 1, मतलब x की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है, x की जगह पे 1 पुट किया तो y का आंसर भी 1 आ गया, x की जगह 2 पुट किया तो y का आंसर भी 2 आ गया। ऐसे अप टू सोन पुट करते थे प्लस इन्फिनिटी तक, तो आंसर भी प्लस इन्फिनिटी तक आ गया, ठीक है। अगर इसी तरह -1 पुट किया तो y का आंसर -1 आ गया, -2 पुट किया x की जगह पे तो -2y आ गया। ऐसे माइनस इन्फिनिटी इधर को जाएगा, इधर भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऊपर वाली को कहते हैं, एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। तुम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डोमेन ऑफ एक्स आ जाएगी, और रेंज क्या आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों जिस तरह मैंने अभी आपको करवाया है, ये जनरल मैंने क्वेश्चन भी ऊपर करवाया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो इसने आंसर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आपने बच्चों जो मैंने बताया है तरीकाकार, इसी को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। सिर्फ दो चीज़ों पे सोचना है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि अगर हमारे पास रेंज में अयोटा आ जाए या फिर जजर के अंदर माइनस आ जाए तो उसकी डोमेन भी छोड़ देंगे, उसके अलावा सारा लिखेंगे और रेंज भी उसकी उतने हिस्से की छोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपने हैं, ये 9 क्वेश्चन आपने 9 के 9 करने हैं। अब उसने इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दी हुई है, तो अब इसको स्टडी कर सकते हो, लेकिन जो तरीका कर मैंने बताया आप उसको इजीली फॉलो कर लो, ठीक है। एनी हो, बट अगर आपको बेटा किसी जगह प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आ रही हो, तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में। एनी हो, डिफरेंस क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट है, इफ एफ इज अ फंक्शन देन इट्स डिफरेंस क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब डिफरेंस क्वेश्चन को उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच कॉमा एच नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है कैलकुलस में, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह, तो वहाँ सॉरी नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर तो लिमिट का आ रहा है ना, उससे नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एनी हो, अब वो बच्चे उसने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फंक्शन उसने एफ ऑफ एक्स बता दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। एक्स की जगह 5 पुट करता हूँ तो एक्स की जगह 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। एक्स की जगह पे टी पुट करता हूँ तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी, मतलब जो यहाँ पे पुट करूंगा ना एक्स की जगह पे, वही आंसर यहाँ पे एक्स पे आता जाएगा, ठीक है। तो अब उसने ये कहा है कि आपने ये फाइंड करना है, तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब मुझे पहली बात है कि इस x प्लस एच, मुझे यहाँ पे x प्लस एच चाहिए, मतलब कहने का कि मैंने अब x की जगह पे x प्लस एच पुट करना है। इस x की जगह पे x प्लस एच पुट करूंगा जब, तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस एच, देखो उसने यहाँ पे यही निकाला है ना, आगे स्केयर उसका आ गया, फिर उसके बाद माइनस माइनस, फिर यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि x प्लस एच पुट किया तो यहाँ पे भी x प्लस एच आएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। आगे उसके बाद क्या आ रहा है फॉर्मूले में माइनस माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स है, मतलब जो लिखा तो वही एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ओवर एच एज इट इज आ गया। अब बच्चों सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस इसको ओपन करेंगे, माइनस एच प्लस 3, ठीक है, माइनस इसको भी ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये भी सारी रीडिंग स्टूडेंट्स आपने खुद करनी है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर आपसे कहा जाए कि पेपर में क्वेश्चन आए कि जी ऐसे ग्राफ बना हुआ है कोई भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है, ये पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। तो आपसे कहा जाए जी बताएं कि इस ग्राफ को ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि बेटा ग्राफ कोई भी बनता है ना, जैसे देखें ये, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये मैं ग्राफ बनाया है ये वाला, ये पैराबोला का है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब जो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है उसने, ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये प्लस आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ इधर को मूव कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे मूव करके बनाता हूँ, तो इसका ग्राफ का आंसर होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करके बना देता हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जब भी कहा जाए जी ग्राफ बना हुआ है कोई भी आपके पास, आपको इक्वेशन नहीं पता, ठीक है, सिंपली ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो बच्चों वो उसका कहा जाता है बताएं जी ये लाइन, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है ये क्या फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए आप उसको लंबा प्रोसेस नहीं करना आपने, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस बताया ना आपको, फंक्शन के आपने ऐसे सेट बनाना है, ऐसे बना के चेक करना है, ठीक है, कौन सी अटैचमेंट बनती है कौन सी नहीं, जैसे प्रीवियस बताया, वैसे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप फिर ग्राफ को ग्राफ के रिस्पेक्टिव देखोगे। वो कैसे देखोगे? आप देखोगे कि आप स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, ठीक है। बच्चों देखो मैंने वर्टिकल लाइन जैसे यहाँ पे बुक वाले ने भी ड्रॉ की हुई है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, तो अब मैंने वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर तो जो मैं वर्टिकल लाइन खुद से ड्रॉ की है वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर तो वो दो जगह पे कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब जो मैंने ये बुक वाले ने ग्राफ बनाया हुआ है ये वाला, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का ग्राफ है। तो अब इसमें भी ये तरीका कर रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये वाई एक्सिस है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब अगर एक जगह पे कट किया उस ग्राफ के वो पैरेलल लाइन, जैसे यहाँ पे कट किया, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट किसको बोलते हैं फंक्शन के अंदर? बेटा हमने एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर वो ग्राफ के एक जगह पे कट करे तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो ग्राफ है हमारे पास, जिस फंक्शन का ग्राफ है वो हमारे पास फंक्शन, जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे ये देखते हैं, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है इस वाई एक्सिस के, तो ये दो जगह पे कट की, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखता हूँ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब वाई एक्सिस के जब पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो एक जगह पे कट हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये भी मेरे पास जो है वो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और वो एक कर्व के एक जगह पे कट हुई, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कर्व है ये फंक्शन है, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों को कोई बात समझ आ गई होगी। अब जिस तरह का वो जौन सा मर्जी ग्राफ आ जाए, मतलब जौन सी मर्जी डायग्राम बनी हो, अपने चेक करना है आपके लिए बहुत आसान हो। जैसे ये देखो, ये दो जगह पे कट कर रही है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो दो जगह पे कट कर रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है क्योंकि वो एक जगह पे कट कर रही है, ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों को ये बातें भी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन जिस तरह मैंने शुरू में बताया इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, और साथ मैंने आपको बताया कि आपके डेली आपको पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसकी किस तरह फंक्शन वहां पे यूज होता है। तो इसी तरह यहाँ पे है बेटा, वो कहते हैं डिमांड फंक्शन है, मतलब अ डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड सम अदर वेरिएबल अफेक्टिंग द डिमांड। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट हैज एन इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिमांड, दैट इज एज द प्राइस चेंजेस द डिमांड चेंजेस, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन है, उसने लिखा हुआ यहाँ पे, उसने बना दिया, स्टूडेंट्स देखिए जरा गौर से, यहाँ पे उसने बनाया हुआ है कि क्यू डी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, मतलब उसने यहाँ पे पी को बोला हुआ प्राइस, ठीक है, और क्यू डी को बोला हुआ उसने डिमांड, ठीक है, ये फंक्शन उसने बनाया हुआ, ठीक है। इससे पहले नॉर्मली हम लिखते थे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप जनरली समझ लें कि एक्स को उसने पी का हुआ है और वाई को उसने जो है वो यहाँ पे क्यू डी का हुआ है, ठीक है। ये जनरल फंक्शन था, अब उसने इसके नाम चेंज कर दिए, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आप प्राइस चेंज करोगे ना तो आपकी डिमांड कम या ज्यादा होगी,
ठीक है, मतलब अगर आप प्राइस जो है वो कुछ रखोगे, वहां से डिमांड कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे अब देखो फंक्शन उसने बताया हुआ है कि क्यू डी विच इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 70p प्लस 1225, ये फंक्शन हमें क्वेश्चन में डिफाइंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पी की जगह पे पहले पुट करके देखते हैं। प्राइस अगर फर्ज करो 1 रुपया है, ठीक है, एक पुट किया तो मेरे पास क्यू डी का कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो डिमांड आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, प्राइस प्राइस ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है, पी की जगह पे प्राइस ज्यादा कर दी, ठीक है, तो वहां पे डिमांड कुछ और आएगी। समझ आई ना बात की? तो हम कह सकते हैं प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड, कि अगर सॉरी उल्ट बोल दिया कि डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, मतलब जिस तरह की प्राइस होगी वैसे ही डिमांड होगी। ओके, अब नेक्स्ट बेटा जो दिया हुआ है उसने डॉलर के रिस्पेक्ट दिया हुआ है, वो भी वैसे ही है, आपने इसको खुद करने की कोशिश करनी है। ये एपिडेमिक कंट्रोल जो कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट जो उसने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसको भी आपने खुद स्टडी करना है, इजिली सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 भी ऐसे ही, एग्जाम्पल 4 वो भी इजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, वो कहता है 1 से 10 क्वेश्चन जो है, वो कहता है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ ए प्लस बी आपने फाइंड करना है। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सिंपली अब हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन अगर लेता हूँ तो जीरो की एक्स की जगह पे 0 पुट करूंगा तो वहां से आंसर आ जाएगा। -1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। एफ की जगह एक्स की जगह पे ए प्लस बी पुट करता हूँ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ये 10 तक क्वेश्चन करने। अब दो उसने 11 से 14 तक क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ये फंक्शन दिया हुआ, उसने कहा डिफरेंस फंक्शन क्वेश्चन बताना है आपने। मतलब आप एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे पहले पुट करोगे एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा माइनस, फिर ये फंक्शन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे उसने वर्टिकल एंड टेस्ट पूछा होगा। पहले मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ, 2.1 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। मैंने लिखा 0 पुट किया, उसने क्वेश्चन में कहा था, क्योंकि उसने फाइंड करने के लिए कहा था कि एफ ऑफ 0 फाइंड करें, एफ ऑफ -1 फाइंड करें, एफ ऑफ 2 फाइंड करें और एफ ऑफ ए प्लस बी फाइंड करें। 0 पुट किया तो वहां से आंसर -5 आ गया। -1 पुट किया तो आंसर -7 आ गया। क्या से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 2 पुट किया यहाँ पे तो आंसर आ गया -1। जब ए प्लस बी पुट किया तो वहां से आंसर ये आ गया। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन 4 लिया, उसमें भी वैसे ही है। ठीक है, 0 पुट किया पहले तो वहां से आंसर 0 आ गया। -1 पुट किया तो वहां से आंसर 1/2 आ गया। 2 पुट किया तो बच्चों वहां से आंसर मेरे पास जब -1 आ गया। इसी तरह ए प्लस बी पुट किया तो आंसर ये आ गया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन 11 to 14 क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे। अब बच्चों ये फॉर्मूला लिखा डिफरेंस क्वेश्चन का जो उसने बताया भी हुआ था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 पुट करूँ तो यहाँ पे 1 आता है। अब मुझे x प्लस एच पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस एच पुट करना है। x प्लस एच पुट किया तो यहाँ पे भी x प्लस एच आ जाएगा। मतलब देखो 2 इंटू एक्स प्लस एच, आगे +3, आगे फिर माइनस आ रहा है फार्मूले का, फिर आगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, वैसे ही आ गया, ओवर एच आ गया फार्मूले का। अब इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, 2x से कैंसिल, 3 से कैंसिल, पीछे 2h रह गया, ओवर एच से कैंसिल, पीछे 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह अपने बाकी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब जरा ग्राफ के एस्पेक्ट अब देखें। उसने क्या वर्टिकल एंड टेस्ट यूज करें, बताएं जी फंक्शन है या नहीं। बच्चों देखें यहाँ पे, पहले देखें यहाँ पे वर्टिकल एंड टेस्ट यूज करें, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए, देखिए अब हमने क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के। अब ये दो जगह पे कट कर रही है तो इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो एक जगह पे कट कर रही है तो इज अ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो एक जगह पे कट कर रही है। बेटा ये ग्राफ के एक जगह कट करनी चाहिए, ये तो एक्सिस है, इसको नहीं समझ लेना दो जगह कट कर ली, ये ग्राफ के एक जगह कट करना चाहिए तो ये फंक्शन है। यहाँ पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ग्राफ के एक जगह पे कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है तो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इस तरह हम कोई भी हमारे पास डायग्राम बना के दे दे तो हमें पूछा जाए जी फंक्शन है या नहीं, तो आप इजीली बता सकते हो फंक्शन है या नहीं, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस की। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इवन एंड ऑड फंक्शन। ये क्या होता है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन। बेटा ये बहुत आसान डेफिनेशन है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, वो भी ध्यान में रखनी है। एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। बच्चों इवन फंक्शन किसको बोलेंगे, कि हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, उसके अंदर मैं खुद से -x पुट करूंगा तो वहां से आंसर वही एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तमाम एलिमेंट्स के लिए एक्स के जो कि डोमेन से ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इवन फंक्शन है। ठीक है, दूसरी सूरत में अगर ना हो, मतलब कि वो इस तरह हो जाए कि एक्स में फंक्शन में वैल्यू पुट की -x, तो वहां से आंसर -22 आ गया और एफ ऑफ एक्स आ गया, तो वहां बोलेंगे हमारे पास वो ऑड फंक्शन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब एक साथ ये भी बात बता दें, ग्राफिकली जो इवन फंक्शन होता है ना बच्चों, वो सिमेट्री होता है अबाउट वाई एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है ये, ठीक है, कि ग्राफ ऑफ द इवन फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो मेरे पास पहले लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये पैराबोला की क्वेश्चन है, ये इसकी क्वेश्चन ऐसे बनेगी, ठीक है, डायग्राम भी बनेगी। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में चेक करना है कि क्या इवन है या ऑड है, तो मैंने एक्स की जगह पे को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से। मैंने माइनस एक्स डाला, माइनस एक्स डाला तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स का स्केयर आ गया। अब माइनस का स्केयर लें तो बेटा आंसर क्या आता है, माइनस का पॉजिटिव आ जाता है, तो एक्स स्केयर एज इट इज आ गया। तो ये एक्स स्केयर किसके बराबर है, ये शुरू वाले फंक्शन के बराबर नहीं है, तो एक्स स्केयर को बराबर नहीं लिख सकता, एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हम कह सकता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास वो बात होल्ड कर रही थी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम कह सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है। अब इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये ग्राफ ये होता है, ठीक है। अब देखें बेटा, ये लाइनें ऐसे ऊपर को एक्सटेंड होती जाएंगी, जो मैं वैल्यू डालता जाऊंगा एक्स की जगह पे 10 11 12 15 16 -20 -40, तो ये इधर से ऐसे बढ़ती जाएगी, ये इधर से ऐसे बढ़ती जाएगी ऊपर को, ठीक है ना, ऐसे बढ़ती जाएगी वैल्यू, ये इधर से ऐसे ऊपर मूव करती जाएगी, ये ऐसे मूव करती जाएगी, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे कि ये लाइनें जो मूव कर रही हैं तो किसके दरमियान मूव कर रही हैं, ये वाई एक्सिस के बोट मूव कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं ग्राफ इज सिमेट्री, मतलब जिस तरह का ग्राफ इधर को है उसी तरह का वाई एक्सिस के इधर ग्राफ है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो इधर वाला ग्राफ है, ठीक है, उसकी कॉपी ग्राफ जो है वो इधर मौजूद है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। तो ग्राफ इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। बेटा जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है ना वो हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्री ही होता है। यहाँ उसने बताई हुई है कि डोमेन इसकी, अब डोमेन कैसे निकालनी है, तरीका इसने डायरेक्ट निकाली हुई है, आपके पास तरीका कर क्या है, वो ऐसे है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया हुआ है, अपने वैसे निकालनी है, ठीक है। तो वो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डोमेन और रेंज बताना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें इवन और ऑड के बारे में डिफरेंशिएट करना है कि इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है, ठीक है। 2 पॉइंट जिनमें रखने हैं कि डेफिनेशन होल्ड कर जाए कि एफ फंक्शन के अंदर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वहां पे आंसर एफ ऑफ एक्स ही बन जाए, तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। और ग्राफिकली जब देखें तो उसकी डोमेन उसका जो आंसर होगा वो सिमेट्री होगा अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे। एनी हो ऑड फंक्शन में क्या होगा कि वो जब रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स के साथ तो बेटा वो हमारे पास माइनस बाई आ जाए और एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अच्छा, उसके बाद इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो ऑड फंक्शन होता है बच्चों वो उसकी वो सिमेट्री होता है अबाउट दी ओरिजिन। ग्राफ जो होता है ना हमारे पास ऑड फंक्शन का, वो सिमेट्री होता है अबाउट ओरिजिन। मतलब देखो जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है सेंटर में, आधा ग्राफ ऊपर है आधा नीचे है, मतलब जिस तरह की कॉपी नीचे है ग्राफ की, उसी तरह जिस तरह की कॉपी नीचे है उसी का सेम कॉपी ऊपर है ग्राफ की, ठीक है ना। तो ये किसके अबाउट है, ये ओरिजिन के अबाउट है, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे ये सिमेट्री अबाउट रीजन है। तो जो भी ग्राफ सिमेट्री अबाउट रीजन होगा बेटा वो ऑड फंक्शन होगा ग्राफिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसने बताया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी इसको आप ऐसे ना लिखें बल्कि आप ऐसे देखो, अब देखो अब मेरे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3 एक्स की पावर 3। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डेफिनेशन यही है कि एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। माइनस एक्स जब यहाँ पुट किया तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ऑड नंबर का जब आप क्यूब लें तो नेगेटिव बाहरी आ जाता है, एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा। अब ये इतनी वैल्यू देखें, ये वही वैल्यू नहीं शुरू वाली, ठीक है, तो इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, लिख दिया। शुरू में क्या लिखा था, एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस शोज डैट कि मेरे पास क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये ऑड फंक्शन की। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्यूब जो है वो इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है। इसी तरह उसने डोमेन रेंज निकाली हुई है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें आपकी मर्जी है तो आपको तरीका कर वही पहले वाला फॉलो कर लें। और इसकी जो ग्राफिकली देखा जाए तो वो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है बच्चों सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस देन वी कैन कंबाइन दीज फंक्शंस। अच्छा, ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट करते हैं बाद में, फिलहाल पहले मैं इसी के जो मैंने बातें की हैं इसी के आपको प्रॉब्लम करवा दूं, फिर ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों आपके पास, नेक्स्ट है 2.2, ठीक है। 1 to 10 क्वेश्चन है, वो कहता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन और ऑड, ठीक है, इवन है ऑड है या नाइदर कोई भी नहीं है, ठीक है। और दूसरे केस में वो पूछता है हमसे कि बताएं जी इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ग्राफिकली बताएं। पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों पहले हम 2.2 एक्सरसाइज इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये इवन है या ऑड है, ठीक है। मैं खुद से क्या पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ। जब माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स का स्केयर क्या होगा बेटा, एक्स स्केयर ही होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर का जब ग्राफ लें, स्केयर लें तो बेटा वो पॉजिटिव होता है। 2x स्केयर प्लस 4 एज इट इज आ गया। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स की है, तो इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर सकता हूँ ना, पुट कर दिया तो मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। और यहाँ पे अब ये डेफिनेशन किसकी है, इवन फंक्शन की है, तो बता सकता हूँ कि एफ इज इवन। इसी तरह से जब ऑड फंक्शन इसमें देखते हैं तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ऑड चेक करना हो इवन चेक करना हो, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे, तो माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, तो माइनस का माइनस ऐसे बाहर आ जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, क्योंकि ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर में बच्चों हमारे पास माइनस माइनस ही रहता है। इवन पावर हो 2 4 6 8 10 यहाँ पे, तो बच्चों ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। अगर 1 3 5 7 हो, ऑड नंबर हो, तो तब वो नेगेटिव ही रहता है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो रिमेनिंग ये रह गया। अब ये किसके बराबर था, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर था, वो वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये डेफिनेशन किसकी बनती है, ये ऑड फंक्शन की है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, तो वो भी ऐसे ही करना है आपने। एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एक्स, ये माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो गया, एक्स के प्लस 5। और यहाँ से बच्चों ये ब्रैकेट लग गई, तो ये वैल्यू किसके इक्वल थी, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल थी, तो रिप्लेस कर दिया, तो ये डेफिनेशन किसकी बनती है, ऑड फंक्शन की, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 1 का स्केयर, ठीक है। अब एक्स की जगह पे मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया, ये माइनस एक्स आ गया। तो अब बच्चों इसका हमने स्केयर ओपन किया, तो स्केयर ओपन करें तो माइनस एक्स का स्केयर प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स 1, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई एक्स माइनस 1 का स्केयर। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस 1 का स्केयर, तो वो नहीं बन सका, वो तो माइनस में बन गया। इसका मतलब कह सकता हूँ सिंस मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जब पुट करें तो ना तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, एंड जब माइनस एक्स पुट किया तो ना ही वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है। सो मैं कह सकता हूँ एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपने इसी के बाकी क्वेश्चंस भी आपने परफॉर्म करने हैं, ये 10 के 10, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 11 से 16, वो कहता है क्लासीफाई दी फंक्शन एज इवन और ऑड। बताएं, कहता है ग्राफ में फंक्शन इवन है या ऑड। तो हमें देखना है कि अगर तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो बोलेंगे इवन, अगर सिमेट्री अबाउट रीजन है तो बोलेंगे ऑड। अब चेक करते हैं बच्चों वन बाय वन, देखें यहाँ पे गौर से जरा, चैलेंज। अब देखें बेटा, पहला हमारे पास है ग्राफ, ये अबाउट किसके है, ये सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। ये वाई एक्सिस नीचे को हो, ये ऊपर को वाई एक्सिस ही होता है ना, तो बोलूंगा यहाँ पे इवन है ये, ठीक है। अब इसको चेक करें, ये भी वाई एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना, वो लहदा पता ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे इवन फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये किसके अबाउट है, ठीक है। ये हमारे पास जो 13 वाला क्वेश्चन है, ये अब ये 13 वाला देखें स्टूडेंट्स, अब आप कि 13 वाले में हमारे पास ये सिर्फ इधर को मूव कर रहा है, मतलब ये अगर तो इधर को होता ऐसे करके तो तब मैं कह सकता था इवन है, क्योंकि जो कॉपी इधर है वही कॉपी इधर होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये हमारे पास है क्या, हमारे पास सिंपली बात, उसने सिंपली क्या की हुई है बात, कि हमारे पास है ही इधर को, तो इसकी कॉपी किधर है, ना ये इधर की तरफ कॉपी है, ना ही अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका मतलब बोलूंगा नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं 14 में, तो 14 में बेटा ये किसके है, 14 क्वेश्चन में देखा, अब ये ओरिजिन हमारे पास सेंटर में, ठीक है। तो अब ये आधा इधर को है ऊपर को, और वो इसी की कॉपी नीचे को है, तो मैं बोलूंगा ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये सिमेट्री अबाउट वाई ओरिजिन है। अब इसमें देखते हैं, तो ये भी कॉपी है, बेसिकली ये इधर ऐसे आ रहा है और ये इधर को आ रहा है, ठीक है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ये कॉपी है, मतलब जो कॉपी ओरिजिन से इधर है वही कॉपी ओरिजिन से उधर है, ठीक है। तो बोलूंगा ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ये भी हमारे पास वाई एक्सिस के है, तो हमारे पास सिमेट्री वही, जो कॉपी इधर है वही कॉपी इधर है, ठीक है। तो वो बोलेंगे ये इवन फंक्शन है, ठीक है। इस तरह हम इजिली बता सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स you understand this lecture. If you have any problem, then write in comment box or in WhatsApp group. Allah Hafiz.